जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वाले सेगमेंट में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति में आज हम बात करेंगे महाभियोग की। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बहुत बेहद जानकारी, बहुत बेहतरी जो आपके एग्ज़ाम से में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम राष्ट्रपति से संबंधित एक चीज़ पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़ना है महाभियोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज़ है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है। तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाभियोग जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पे कब चलाई जाती है, और सब एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है ये अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। अगर अमेरिका से ये चीज़ें ली गई हैं तो ये इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है? देखिए, जब कभी राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, मतलब ये समझ लीजिए अपने जो संवैधानिक दायित्व इन्हें दिया गया है उसे पूरा नहीं कर पाते, या फिर कोई ऐसा काम उनसे हो जाता है जिसे सिद्ध कदाचार साबित होता है। सिद्ध कदाचार का मतलब ये होता है कि कोई आपराधिक मामला कर ले या कोई कुछ ऐसा काम कर लें जिससे ये हो जाए कि इस पद पर रह के ये काम करना ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके कुछ काम कर लेते हैं, या किसी भी तरीके से वो अपने पद पे रहने के कारण जो काम उन्हें करना चाहिए अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी ये प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब समझेंगे पूरी प्रक्रिया को, एकदम ध्यान से समझेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बना है, क्या क्या बन सकता है, मैं सब कुछ बताऊँगा। आइए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पर एक प्रक्रिया चलाई जाती है, इसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। अगर ये पूछे कि महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर क्यों चलाई जाती है, तो अपना जो पद का निर्वहन ना करने पर, मतलब जिस पद पे है उस पद पे जो भी कार्य करने अगर वो काम नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कि वो पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे, मतलब संवैधानिक जो उन्हें शक्ति दी गई उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा, अगर सिद्ध कदाचार। अब कहेंगे सर सिद्ध कदाचार क्या होता है? मतलब व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का व्यवहार कर दे जिससे चीज़ें खराब हो जाए, उस पद की गरिमा खराब हो जाए तब, या ठीक है, तो इन दो केसेस में उनके खिलाफ चलाई जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया। अब समझेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, सदन में जिन्हें हम सदन बोलते हैं, तो सदन हमारे पास कितने होते हैं? दो, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। अब बात क्या है कि जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है इन दोनों में से किसी से भी प्रारंभ हो सकती है, दोनों में से किसी से भी प्रारंभ की जा सकती है। मतलब अब बात आती है कि सर प्रारंभ कौन करेगा, लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ जान लेनी है कि महाअभियोग की प्रक्रिया जब भी शुरू की जाएगी उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा कि सर आपके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि महाअभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि महाअभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना दी जाती है। क्वेश्चन ये बनेगा कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, तो कितने दिन पहले दी जाएगी? 14 दिन पहले सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाएगी, सर आपके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाअभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू होती है? किस सदन से शुरू होती है? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। अब एक चीज़ और है
कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी, ऐसे थोड़ी कोई अपने मन से कुछ चला देगा, कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए। तो महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए उस पर जो जितने भी संसद के 1/4 सदस्य, समझेंगे, ये प्रक्रिया चलाने के लिए, अगर मान लीजिए इनके खिलाफ चलाने के लिए अगर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ चलानी है तो क्या करना, जो संसद है, संसद के 1/4 सदस्य, 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25% सदस्य की सहमति अगर है तो वो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। अगर इससे कम है तो प्रक्रिया चलेगी ही नहीं। तो मान लीजिए प्रक्रिया चलने लगी, प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी सदन में। जब ये तो प्रक्रिया शुरू होने की पहली बात है कि 1/4 सदस्य रहेंगे तभी। मतलब ये समझ लीजिए जैसे आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे आपके साथ एक भीड़ जाती है, ठीक है। तो वो भीड़ ले जाने का मतलब नहीं होता, उसमें अनुमोदन चाहिए होता है कि अच्छा आप अगर प्रधानी का चुनाव लड़े तो आपकी तरफ कौन कौन है। पर्चा पे लिखे देखते होंगे, वो जब नीचे पूरा पर्चा लिख दिया जाता है, कर्मठ एवं जुझारू ईमानदार प्रत्याशी, उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी जाती है, निवेदक समस्त ग्रामवासी, ठीक है। कारण क्या होता है कि जब ये पर्चा भरने जाते हैं तो पर्चा भरने के साथ साथ जैसे गवाह के रूप में कुछ लोगों की सिग्नेचर करवाई जाती है। वैसे ही मतलब प्रधानी का चुनाव लड़ने से पहले होगी नहीं ये प्रक्रिया, तभी तो शुरू होगी जब आप जाएंगे। वैसे ही राष्ट्रपति महोदय पे प्रक्रिया चलाने के पहले संसद के 1/4 जो सदस्य होते हैं, 1/4 जो सदस्य होते हैं, इनका हस्ताक्षर करवाया जाता है। भैया देखो ये काम शुरू होने वाला है। जब हस्ताक्षर 1/4 का हो जाएगा तो प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी। हाँ ठीक है, अब मतलब हो गया तो प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए जब 1/4 लोगों का वो सिग्नेचर हो जाता है तो मामला कहाँ पहुँचता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। देखिए अगर लोकसभा पहुँचा है तो लोकसभा से कहाँ जाएगा, राज्यसभा। अगर मामला राज्यसभा पहुँचा तो राज्यसभा से कहाँ जाएगा, लोकसभा। तो यहाँ क्या करने के लिए, देखने के लिए जाएगा, नहीं देखने के लिए नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ के सदस्यों से भी सहमति ली जाएगी। अब कहेंगे सर अभी तो सहमति तो ली थी 1/4 सदस्यों की, हाँ 1/4 सदस्यों की सहमति ली थी, लेकिन अभी और अरे इतना बड़ा पद है उस पर आप आरोप लगा रहे हो इस तरीके का कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं या इस तरीके का, तो भाई इतना आसानी से थोड़ी हो पाएगा। तो जब 1/4 सदस्य परमिशन दे दिए, हाँ ठीक है चलाई जा सकती हैं। अब फिर लोकसभा में आता है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में जाता है लोकसभा में। जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है मामला तो यहाँ के जो पूरे सदस्य होते हैं उनके 2/3, कितना 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी पूछा जाता है, जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, सबसे पूछा जाता है कि अच्छा कि बताओ राष्ट्रपति पे महाभियोग चला रहे हैं, बताओ चलाया जाए कि ना चलाया जाए। तो बोलेंगे उन्हें जो समझ में आएगा कि हाँ सर चलाया जा सकता है, काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया से। अगर कह देते हैं हाँ चलाया जा सकता है तो फिर चलिए। तो अब राज्यसभा, अब देखिए अब राज्यसभा और लोकसभा के पूरे सदस्यों में से 2/3 सदस्य, मतलब सदस्यों के बहुमत से पारित हो, बहुमत से पारित, ठीक है। अब जितने भी सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य उसमें सिग्नेचर करेंगे और ये कह देंगे हाँ नहीं कर पा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही यहाँ से पारित होता है तुरंत सूचना दे दी जाती है राष्ट्रपति महोदय कि सर आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें जो 14 दिन पहले तो यहाँ बता दिया गया, ये प्रक्रिया होगी, कुछ समय लगेगा। फिर ये प्रक्रिया होने में कुछ समय लगेगा, फिर जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में पहुँचने में कुछ समय लगेगा, पहुँचेगा वहाँ 2/3 सदस्यों की सिग्नेचर होगी, इतने में काफ़ी समय लग जाता है। अब उसके पहले अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देखो मैंने कुछ काम गलत किया है और अगर महाभियोग पारित हो गया तो बड़ी हो जाएगी बेइज्जती, तो कहेंगे तब क्या करेंगे, वो उसके पहले ये सब होने से पहले वो रिजाइन दे देते हैं, लो कहानी खत्म, अपना ये सब कूड़ा कबाड़ा लेके जाओ, यहाँ 1/4 कराओ, यहाँ 2/3 कराओ, कराते रहो, मुझसे नहीं मतलब है, लो ये सिग्नेचर रिजाइन कर देते, काम खत्म हो जाती है।
उनकी भी लुटिया बच जाती है कि अच्छा ठीक है हमारी बच गई, ये भी कहते हैं बिना पारित होते छोड़ दे, हमारा काम हो गया। समझ आई बात? तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है कि महाभियोग चलाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है? 1/4 मतलब 25%। लेकिन जब यहाँ से मामला लोकसभा और राज्यसभा पहुँचता है, वहाँ के कितने सदस्यों की जरूरत पड़ेगी? 2/3। और 14 दिन पहले इनको बता दिया जाएगा और राष्ट्रपति महोदय को लगेगा तो वो तुरंत सिग्नेचर वो कर रिजाइन कर देंगे कि अच्छा ऐसा करो, जब कहानी गड़बड़ लग रही तो पहले निकल लो, और नहीं तो फिर करेंगे जो होगा। अगर यहाँ से पारित हो जाता है, अगर 2/3 से पारित हो गया यहाँ ना, तो वैसे ऑलरेडी मान लिया जाएगा प्रक्रिया पूरी हो गई, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ना ही है, तो ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, ये कहानी समझ में आ गई होगा आपकी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? महाभियोग जो ये प्रक्रिया है इसे कहेंगे ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है मतलब समझेंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि इसमें जो न्याय वाली बात नहीं की जाती, न्याय जैसा ही होता है कि भाई वो काम नहीं कर पा रहे उन्हें पद से हटाया जाए, लेकिन इसमें न्याय नहीं दिया जाता, इसलिए कहा जाता है कि ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान में रखना है, दो ही तीन चीज याद रखनी है महाभियोग से। महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या होता है, इसलिए चला जाता है कि जब राष्ट्रपति महोदय अपने पद पे रहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे उनके कदाचार को ठेस पहुंचती है, तो सिद्ध कदाचार साबित हो जाता है। अब प्रक्रिया जब शुरू होने वाली होती है 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय को सूचित कर दिया जाता है कि आपके खिलाफ ऐसा कुछ होने वाला है। फिर चलाने के लिए एक जो पेश किया जाएगा उसमें 1/4 सदस्यों की, 1/4 मतलब 25% ये समझ लीजिए, सदस्यों की सिग्नेचर चाहिए। फिर वो लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से जैसे पारित हो जाता है ये मान लिया जाए प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं और चीज़ों के बारे में, तो ये ध्यान में रखेंगे कि महाभियोग कैसे शुरू होता है, कहाँ से लिया गया है, कितने लोगों की ज़रूरत होती है। आइए चलिए आगे, महाभियोग कंप्लीट होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी जो सुकेगा। देखो, ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है, पूछा जाता है किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो जो महाभियोग है, महाभियोग जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में बात की गई है याद रखेंगे। तो इसकी बात आर्टिकल 61 में की गई है। मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें हमने राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद बताए हैं, वही पे हमने बताया था कि महाअभियोग जो प्रक्रिया है इसकी बात आर्टिकल नंबर 61 में की गई है। और ये भी अभी बताया हूँ, ये किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, कोई भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। बस याद रखेंगे इतनी चीज़। चलिए, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो महाअभियोग अनुच्छेद 61 क्लियर हो गया, तो आते हैं अनुच्छेद 62। ठीक है, अनुच्छेद 62 पे अनुच्छेद 62 कहेंगे कि सर इसमें क्या दिया गया है। इसमें देखिए भी बात करेंगे क्या दिया गया। अनुच्छेद 62 में ये कहा गया है कि इन केस अगर राष्ट्रपति का पद खाली रह जाता है तो हमें क्या करना है, 6 महीने में राष्ट्रपति के पद को भर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति बात समझे, जैसे इसमें क्या अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का स्थान रिक्त रहने पर, मतलब खाली है, अनुपस्थित है वो, खाली रहने पर 6 माह के भीतर राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। क्या कहा गया है कि अनुच्छेद राष्ट्रपति 6 माह में चुन लिया जाना चाहिए, मतलब 6 माह से ज़्यादा ये जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, ये खाली नहीं रहना चाहिए। पहले चीज़ ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने महीने में राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। तो 6 माह में। कब? जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, उनकी मृत्यु हो गई हो, कुछ इस तरीके का काम किया हो, मतलब पद खाली है तो 6 महीने के भीतर इस पद को फिलअप करना है, और करना है तो करना है, उसमें कोई
अब मान लीजिए कि 6 महीने में फिलअप करना है ना, कि 6 महीने में प्रक्रिया कंप्लीट करनी है, कैसे भी कंप्लीट करनी है। तो अगर मान लीजिए जब 6 महीने तक खाली रहेगा पद, तो देश ऐसे 6 महीने चलेगा नहीं। तो उसके स्थान पे जब राष्ट्रपति महोदय अनुपस्थित हैं तो ये इनका काम उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति महोदय। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति महोदय भी किसी कारणवश नहीं है तो कौन करेगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन करेगा? तब अरे सुप्रीम कोर्ट में एक ही थोड़ी होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश। अनुच्छेद 62 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे 6 महीने के भीतर हमें भर लेना है। अब 6 महीने तक जब पद खाली रहेगा तो राष्ट्रपति का पद खाली है तो कोई ना कोई तो उस पर काम करेगा, खाली नहीं रखा जा सकता। तो जिस समय राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो राष्ट्रपति के स्थान पे कौन काम करेगा? और मान लीजिए किसी कारण पर उपराष्ट्रपति महोदय भी नहीं है तो कौन कार्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। मैंने बताया था आपको, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो मुख्यमंत्री वो थे, न्यायाधीश थे, लेकिन न्यायाधीश होते हुए भी वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक का काम किए थे। मैंने बताया था आपको सीरीज में, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अच्छा, एक चीज़ यही और मैं बता दूं, एक मज़ेदार चीज़ है, अभी एक फ़िलहाल मुद्दा उठा था कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ठीक। बस इसमें यही चीज़ याद रखनी है 62 में, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो इस समय, मतलब वर्तमान में जिस समय आपको मैं बता रहा हूँ, इस समय 5 लाख रुपए प्रति माह, मतलब 5 लाख रुपए उनकी पेमेंट है वर्तमान की। बाकी जो व्यवस्थाएं दी जाती है, मेडिकल, रहने की, खाने की, वो सब फ्री होती है पूरे तरीके से, ठीक। तो 5 लाख रुपए इन्हें मिल जाते हैं। लेकिन बात समझेंगे थोड़ा सा, जो इन्हें 5 लाख रुपए मिलते हैं, इन पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? इस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, मतलब आयकर। जैसे ज़्यादा रुपया जब मिलता है तो सब पे लगता है ना कि ज़्यादा रुपये आ रहे हैं तो इतना टैक्स आपका बनता है तो आप दीजिए। लेकिन राष्ट्रपति महोदय के इस 5 लाख रुपए पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगता है। दूसरी अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का वेतन है वो दिया कहाँ से जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो ये 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये जो भारत सरकार की संचित निधि होती है, कहाँ से? संचित निधि से दिया जाता है। निधि से, संचित निधि एक अकाउंट है भारत सरकार का, मतलब उसी पैसे से बहुत सारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन दिया जाता है। उसी, जैसे हम समझ लो, जैसे एक अकाउंट होता है ना, हमारा एक अकाउंट होता है, अकाउंट में 1 लाख 2 लाख, अरे 1 रुपया नहीं इसमें, मतलब 1 लाख मान लेते हैं, गरीब इंसान, 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में से घर में कोई भी काम होगा तो उसी में से होगा, है। किसी की दवा करनी है, किसी का घर बनवाना है, किसी को कुछ भी है तो उसी अकाउंट से करेंगे ना, पैसा निकालेंगे। वैसे ही भारत सरकार का एक अकाउंट होता है संचित निधि जिसे बोलते हैं, एक अकाउंट होता है जिसे बोलते हैं संचित निधि। इसी संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। इसके साथ से बहुत सारे लोग हैं जिनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है, मैं बताऊंगा। और इसके जो रख रखाव का काम करते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, करते हैं। और देखिए, तो बस आपको इतना याद रखना है कि इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। एकदम याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख। ये भी पूछा गया है कि इन पे इनकम टैक्स लगता है या नहीं लगता, तो 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। 3-4 बातें। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इनका वेतन है
क्या ये पहले अब मतलब शुरू से ही 5 लाख रुपए था या इनकी कुछ जर्नी रही है? तो राष्ट्रपति महोदय के वेतन की कुछ जर्नी रही है, पहले कम था फिर बाद में बढ़ा, फिर कैसे कैसे बढ़ा, मैं वो आपको एक डाटा है जो आपको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब हम 1951 में थे, कब? 1951 में, तो 1951 में राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उनकी पेमेंट पता कितनी होती थी? 10,000 रुपये। 10,000 प्लस इसके साथ 15,000 इनको भत्ता मिलता था। ठीक है, 10,000 ये और 15,000 ये इनको मिलता था। लेकिन फिर उसके बाद पेमेंट बढ़ाई गई, इनकी राष्ट्रपति की पेमेंट बढ़ाई गई। बात आती है 1985 में। 1985 में अब इनकी पेमेंट बढ़ाकर कर दी गई 15,000। 15,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 भत्ता दे दिया गया इनको। चलिए, 30,000 क्या दिया गया? भत्ता दिया गया। पेमेंट बढ़ रही है, देखिए। और अगर 1985 में हो गया था, अब 1989 की बात आती है तो फिर कुछ होगा, तो फिर बढ़ा, फिर पेमेंट बढ़ा दी गई 20,000। ये पूछेगा नहीं, बस डाटा बता रहा हूँ कैसे किस क्रम में बढ़ा था। तो पहले फिर 1989 में 20,000 पेमेंट की गई। अब 20,000 के बाद इनका जो भत्ता कम करके 10,000 कर दिया गया। ठीक है, ये जो भत्ता मिलता था वो घटा के 10,000 कर दिया गया 1989 तक। अब 1989 के बाद अब बात आती है 1998 की। ठीक है, 1998 क्या गया? 1998 में इनकी पेमेंट कर दी गई 50,000 रुपये। कितनी कर दी गई? 50,000। अब प्लस भत्ता, लेकिन अब इसमें भत्ता नहीं बताया जाता है कि भत्ता प्लस भत्ता जो भी रहा भत्ता। अब 1998 में 50,000 पेमेंट हो गई। अब बात आती है 2008 की। 2008 में क्या क्या है? इनकी पेमेंट बढ़ाकर कर दी गई 1,50,000 प्लस भत्ता। अब 2008 से ये कहानी चलती रही। बात आती है 2017 तक। 2017 को इनकी पेमेंट बढ़ाकर कर दी जाती है कितनी? 5 लाख रुपए प्लस भत्ता जोड़ के। ठीक है, ये तो जर्नी रही राष्ट्रपति महोदय के वेतन की कि कैसे किस क्रम में पहले उनको मिलता था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पहले कितना उनमें मिलता था, अब कितना मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप जान रहे हैं तो ये जानिएगा पहले कम था, बाद में धीमे धीमे बढ़ के ज़्यादा हुआ। तो ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में 5 लाख रुपये इनकम टैक्स नहीं लगते, संचित निधि से दिया जाता है। पहले 51 में 10,000 15,000 था, 85 में 15,000 30,000 हुआ, 89 में 20,000 10,000 हुआ, और 98 में 50,000 प्लस भत्ता हुआ, और यह 50,000 1,50,000 ये एक है 1,50,000, और 2017 से 5 लाख रुपए प्रति और भत्ता होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें बहुत बेहतरीन से समझ आई होंगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है, एकदम जोशो खरोश साथ पढ़ते रहिए और ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग ऐसा काम करते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं करते। मिलेंगे आगे, ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।